हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और प्यारे बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी। इज इट ओके? और मेटलर्जी में हम पढ़ रहे थे स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, है कि नहीं? तो 2 स्टेप्स हमने मेटलर्जी की डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी डिस्कस कर ली थी? पहली स्टेप हमने डिस्कस करी थी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकेंड स्टेप जो हमने डिस्कस करी थी वो थी कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग, या फिर उसी का एक और नाम था बेनिफैक्शन। इज इट ओके? मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग या फिर बेनिफैक्शन। इज इट ओके? उसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, कई सारी चीजें बताई थी। इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? सबसे पहले मैंने बताया था कि ओर जो होता है उसके साथ कुछ अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटीज एसोसिएटेड होती है। इन अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? गैंग या फिर मैट्रिक्स। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स, तो आपको एक लाइन का आंसर लिखना होता है। द अनवांटेड earthy and siliceous impurities associated with ore is called gang or matrix। अगर आपसे पूछता है what do you mean by concentration of ore, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना होता है कि ये जो अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटी एसोसिएटेड है इन्हें ओर से रिमूव करना ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। इज इट ओके? फिर कंसंट्रेशन की हमने कितनी मेथड्स पढ़ी थी? 4 मेथड्स पढ़ी थी। मैं आपको जल्दी से नाम बता देता हूँ। पहली वाली थी हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरी थी मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरी थी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, FFP फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और लास्ट में हमने पढ़ी थी लीचिंग। इज इट ओके? तो 4 कंसंट्रेशन मेथड्स पढ़ी थी। मैंने आपको ये भी बताया था इन सारी कंसंट्रेशन मेथड्स में आपको क्या याद रखना होता है। 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है इन सभी कंसंट्रेशन मेथड्स का प्रिंसिपल, और दूसरा ये किस टाइप के ओर के लिए यूज की जाती हैं। खूब पूछा जाता है एग्जाम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मेटलर्जी की 3rd स्टेप विच इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। तो पहले तो मैं आपको बता दूं स्टेप में एक्चुअली करते क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, कंसंट्रेटेड ओर किसे बोलेंगे? तो कंसंट्रेशन के बाद जो ओर मिलेगा, कंसंट्रेशन प्रोसेस के बाद जो ओर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड ओर। अब उस ओर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑक्साइड फॉर्म में, उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट कर देंगे जरा सीखो। जैसे मान लो जिंक, तो जिंक के कौन कौन से ओर हमें नोन है? ZnCl, ZnCO3, कार्बोनेट। इस जिंक का कौन सा ओर है? कार्बोनेट ओर है। नाम क्या है इसका? कैलामाइन, है कि नहीं? जिंक का सल्फाइड ओर भी होता है ZnS, इसका नाम क्या है? जिंक ब्लेड, है कि नहीं? या फिर स्फेलेराइट। इसी तरीके से जिंक का और एक होता है ऑक्साइड और ZnO, इसे क्या बोला था हमने? जिंसाइट। ठीक है, नाम है। अब देखिए इन सभी ओर में अगर आप जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। क्लियर है? अब आपको बताया था मैंने कि ओर से मेटल को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो देखो जब मान लो आपको उस ओर से मेटल को ऑब्टेन करना है तो आप CO3 को क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? जिंक। कैसे रिमूव करते हैं वो आगे हम सीखेंगे। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है? 0। ZnS से आपको जिंक मेटल ऑब्टेन करनी है तो आप सल्फर को क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। कैसे रिमूव करेंगे वो आगे हम सीखेंगे। तो रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ZnO से आपको जिंक मेटल ऑब्टेन करनी है, ऑक्सीजन रिमूव कर दो, क्या मिलेगा? जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? 0, है कि नहीं? तो देखो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा था। ये प्रोसेस कैसी है? Zn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn में। तो ये प्रोसेस कैसी है? रिडक्शन। तीनों ही प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। तो एक चीज बिल्कुल आप क्लियर कर लो, ये प्रोसेस कैसी है? रिडक्शन। कि जब भी मेटल ओर से हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं तो ये प्रोसेस कैसी होती है? रिडक्शन प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है बेटा कि ये जो कार्बोनेट ओर होते हैं या फिर सल्फाइड ओर होते हैं, इनका रिडक्शन ऑक्साइड ओर के कंपैरिजन में क्या होता है? मुश्किल होता है, टफ होता है।
या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो ऑक्साइड ओर होता है उसका रिडक्शन कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के कंपैरिजन में इजी होता है। ठीक है, अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन इजी है लेकिन कार्बोनेट और सल्फाइड ओर का रिडक्शन मुश्किल है, टफ है। तो इस चीज का भी मैं आपको आंसर दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा, जब मैं आपको इसी चैप्टर में एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहूंगा, इलिंघम डायग्राम। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर का रिडक्शन मुश्किल होता है। इज इट ओके? तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, मान लो मेरे पास कोई मेटल का ओर जो है वो कैसा है, सल्फाइड ओर है, तो हम उसका कंसंट्रेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब नेक्स्ट आएंगे तो क्या करेंगे, वो जो सल्फाइड ओर होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड ओर में, है कि नहीं? क्यों कर देंगे? क्योंकि सल्फाइड ओर का रिडक्शन टफ है और ऑक्साइड ओर का रिडक्शन इजी है। इसी तरीके से अगर कार्बोनेट ओर होगा तो उसको भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑक्साइड ओर में। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन इजी है। तो ओवरऑल आई होप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर का रिडक्शन मुश्किल है और ऑक्साइड ओर का रिडक्शन इजी है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर होंगे उनको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, वही चीज मुझे इस स्टेप में सीखनी है। तो इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। इज इट ओके? कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड ओर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और कैसे करेंगे ये सारी चीजें हम सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इज easy as compared to its carbonate and sulfide ore. Therefore, carbonate and sulfide ore, therefore carbonate and sulfide ore are converted into their oxide form before reduction। रिडक्शन से पहले, बिफोर रिडक्शन, रिडक्शन वाली स्टेप से पहले हम क्या करेंगे कि जो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर होंगे प्यारे बच्चों, उन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, उनके ऑक्साइड ओर में। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं, है कि नहीं? तो लिखते हैं, लिखिए जरा, यहां से लिखते हैं। कन्वर्जन, इसी के नीचे लिख लो, स्टेप पैराग्राफ चेंज करके, सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन कैन बी डन इन टू वेज। दो तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या होता है, जो पहला तरीका होता है, इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड
it is defined as the process of, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, the process of heating ore below its melting point in absence of ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जो ओर होगा उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज कैल्सिनेशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि कैल्सिनेशन और हम किस टाइप, कैल्सिनेशन प्रोसेस किस टाइप के ओर के लिए यूज करेंगे। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ओर, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बोनेट ओर। क्लियर है। तो दिस प्रोसेस, दिस मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस is used for बोलो what is used for carbonate ore। कार्बोनेट ओर किसके लिए यूज करेंगे, कार्बोनेट ओर के लिए। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पैर लिखेंगे कि देखो कैल्सिनेशन हम जब करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है। ड्यू टू कैल्सिनेशन फॉलोइंग चेंजेस अकर। ड्यू टू कैल्सिनेशन फॉलोइंग चेंजेस अकर। फॉलोइंग चेंजेस अकर, ये सारे चेंजेस होते हैं। तो देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे। तो देखिए सबसे पहले जब आप ओर को प्यारे बच्चों हीट करोगे, है कि नहीं, तो हीट करोगे तो ओर के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा, मॉइस्चर मीन्स वाटर वगैरह होगा, तो वो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, वेपर बन के रिमूव हो जाएगा और ओर मेरा कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो यही, पहला चेंज तो यही होगा, मॉइस्चर इज driven out and ore becomes dry। और कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। दूसरा चेंजेस क्या होगा कि जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने एनहाइड्रस फॉर्म में। तो लिख लीजिए हाइड्रेटेड ओर बिकम्स, हाइड्रेटेड ओर बिकम्स एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड और कैसे हो जाएंगे, एनहाइड्रस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि Al2O3.2H2, इसे हमने क्या बोला था, बॉक्साइट। तो जब आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी और हमें क्या मिल जाएगा, Al2O3। तो और मेरा कैसा हो गया, इट बिकम्स एनहाइड्रस। और कैसा हो गया, एनहाइड्रस हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि लिमोनाइट Fe2O3.3H2O,
ये आयरन का ओर है और इसका नाम क्या था, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट को जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और ओर कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस Fe2O3 डॉट प्लस 3H2। ये दूसरा चेंज था। अब तीसरा चेंज क्या आएगा ओर में, तो जो कार्बोनेट ओर्स होंगे वो हीट करने से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ऑक्साइड फॉर्म में। कार्बोनेट ओर्स चेंजेस इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म। कार्बोनेट ओर्स किस में चेंज हो जाएंगे, अपने ऑक्साइड फॉर्म में। मैंने आपको बताया भी था कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो ऑक्साइड ओर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं उनके ऑक्साइड फॉर्म में। देखिए जरा, क्या होगा, एग्जाम्पल्स देखिए इसके, है कि नहीं। जैसे पहला एग्जाम्पल है CaCO3। नाम क्या है CaCO3 का, लाइमस्टोन, याद रखेंगे। और एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो पूरा इसी तरीके से अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो जब इसको हीट करोगे बेटा, ये जो CO3 है, कार्बोनेट है, ये किस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, CO2 के फॉर्म में, और हमें क्या मिलेगा, CaO, और जो CO3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो देखो कार्बोनेट और किस में कन्वर्ट हो गया, अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखो, ZnCl3। नाम क्या था इसका, कैलामाइन। इसको हीट करोगे तो सेम प्रोसेस होगी, CO3 CO2 बना के रिमूव हो जाएगा, है कि नहीं। CO2 क्या है, एक गैस है, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगी। और कई सारे एग्जाम्पल लिख लो, PbCO3। नाम क्या है इसका, सीरोसाइट। हीट करेंगे सेम फेनोमेना होगा, PbO और CO2 गैस बनके निकल जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे MgCO3, है कि नहीं। या एक और एग्जाम्पल लिखो, CaCO3 डॉट MgCO3। इसको हमने क्या बोला था, डोलोमाइट। इसको हीट करोगे तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, कैल्शियम मिलेगा और मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका CO2 और इसका CO2, तो 2CO2, है कि नहीं। तो कार्बोनेट और इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोस्टिंग। पहला क्या पढ़ा हमने, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, ओर को हीट करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। किसके लिए यूज किया जाएगा, ये कार्बोनेट ओर को उसके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो तरीका है बेटा वो होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखिए जरा, समझ में आ जाएगा आपको। इट इज डिफाइंड एज the process in which ore is heated below its melting point। इसमें भी ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट
इसमें भी ओर को हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे क्या करना है, हीट करना है। अच्छा, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे क्यों हीट करते हैं? तो मैं अभी आपको उसका आंसर भी दूंगा और लिखवाऊंगा भी। तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एब्सेंस था, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रोस्टिंग किस टाइप के ओर्स के लिए परफॉर्म की जाएगी? तो रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए परफॉर्म की जाएगी। आपसे सवाल पूछेगा फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स रोस्टिंग इज डन, तो सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड ओर्स के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टिंग, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा। तो इट इज डन फॉर, ये किसके लिए की जाएगी प्यारे बच्चों, इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स, PHIDE, सल्फाइड ओर्स। ये प्रोसेस की जाएगी सल्फाइड ओर्स को उनके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए। क्या क्या चेंजेस आएंगे ओर में, तो उसके लिख लिए फॉलोइंग चेंजेस will occur due to roasting, due to roasting, ROASTING। पहला चेंज क्या होगा बेटा, देखिए याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन मेथड में क्या करते थे। तो कंसंट्रेशन मेथड में हम ओर के साथ जो एसोसिएटेड इम्प्यूरिटीज थी उनको रिमूव करते थे। अरे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। तो ओर के साथ जो अर्थी और सिलिशियस इम्प्यूरिटीज हैं उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। तो आप ऐसा मत मान लीजिएगा कि कंसंट्रेशन से ओर के साथ एसोसिएटेड सभी टाइप की इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती हैं, नहीं। कंसंट्रेशन से मेनली कौन सी इम्प्यूरिटीज रिमूव होंगी, अर्थी और सिलिशियस इम्प्यूरिटी, मतलब जो बालू वगैरह, मिट्टी वगैरह ये सब एसोसिएटेड है, वो सारी इम्प्यूरिटीज रिमूव होती हैं। ओर के साथ इन इम्प्यूरिटीज के अलावा, अर्थी और सिलिशियस इम्प्यूरिटीज के अलावा भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड होंगी। जैसे क्या क्या, उसके साथ हो सकता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एसोसिएटेड हो, तो वो भी क्या है, इम्प्यूरिटी है। इज इट ओके? उसके साथ कुछ नॉन मेटल्स भी एसोसिएटेड हो सकती हैं, वो भी क्या होंगी, इम्प्यूरिटी होंगी। क्लियर है कि नहीं? तो देखो पहला चेंज क्या होता है, मैं लिख रहा हूं फिर आपको समझाता हूं, है ना। इम्प्यूरिटीज ऑफ नॉन मेटल्स, इम्प्यूरिटीज ऑफ नॉन मेटल्स, such as sulfur, phosphorus, arsenic, etc. are removed in the form of their volatile oxides। ठीक है, देखो बेटा, ओर के साथ मिलनी दो तरीके की इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड होंगी। एक को बोलेंगे वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज और एक को बोलेंगे नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज। इज इट ओके? वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज को हम एक और टर्म दे सकते हैं फ्यूजिबल, और नॉन वोलाटाइल को एक और टर्म दे सकते हैं नॉन फ्यूजिबल,
है कि नहीं। नॉन फ्यूजिबल मतलब जिसको गर्म करने से वो आसानी से मेल्ट ना हो, पिघले ना, उसे क्या बोलेंगे, नॉन फ्यूजिबल। फ्यूजिबल मतलब क्या है, जिसको गर्म करने पे वो आसानी से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजिबल। तो ओर के साथ दो तरीके की और इंप्योरिटीज एसोसिएटेड होती हैं, फ्यूजिबल या फिर वोलाटाइल, और नॉन फ्यूजिबल या फिर नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज। तो देखो ये जो फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये जो इम्प्योरिटी एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ओर के साथ, ये सभी कैसी इम्प्योरिटीज हैं, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम आसानी से ओर को गर्म करके क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो उसके साथ सल्फर की जो इम्प्योरिटी होगी, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, S8, उसकी तुम रोस्टिंग करा रहे हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हो, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, वोलाटाइल है, गैस है, बाहर निकल जाएगी। आ रहा है क्या, क्लियर है। बैलेंस कर लो इक्वेशन को, 8 सल्फर है तो 8 कर दो, ये 16 हो गया तो यहाँ पे 8 कर दो, ठीक है। तो सल्फर जो है वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में और से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो हम सल्फर को कैसे इंप्योरिटी बोलेंगे, वोलाटाइल इंप्योरिटी। इज इट ओके। दूसरा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, P4। इसको आप ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये अपना क्या बना लेगा, ऑक्साइड, P4O10, ठीक है। बैलेंस करना है यहाँ पे 5, ये भी क्या है, वोलाटाइल है, रिमूव हो जाएगा आसानी से। क्लियर है कि नहीं। आर्सेनिक, देखो थर्ड जो मैंने लिखी है आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और अपना कंपाउंड बना लेगा AS2O3, ठीक है। AS2O3 बैलेंस करना है तो इवन 2 कर दो, 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 कर दो, 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, ये बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से ये सारी इंप्योरिटीज क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, बिकॉज दे आर वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। दूसरा चेंज क्या आएगा, पहला चेंज लिखा, अब दूसरा चेंज। तो देखो जब ये सारी वोलाटाइल इंप्योरिटीज ओर से बाहर निकलेंगी तो ओर के अंदर क्या हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। इस वजह से ओर कैसा हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, और उसका रिडक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो क्या चेंज होगा, सेकंड, ओर बिकम्स पोरस, एंड इट्स रिडक्शन बिकम्स इजी, और उसका रिडक्शन कैसा हो जाएगा, एंड इट्स रिडक्शन बिकम इजी, उसका रिडक्शन इजी हो जाएगा। और क्या चेंज आएंगे, इससे सल्फाइड और जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ऑक्साइड फॉर्म में। नेक्स्ट लिखो, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म। थर्ड चेंज क्या होगा, सल्फाइड ओर्स are converted into their oxide form. एग्जाम्पल के लिए ZnS, it is called zinc ब्लेंड। इसका हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसे हीट कर रहे हैं। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, है कि नहीं। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन को इवन बना लेते हैं इधर, तो
तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या करने देंगे, 4 बनाने के लिए 2 कर देंगे। जिंक 2 है तो 2 कर दिया, सल्फर 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इक्वेशन मेरी क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। और ZnS किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वोलेटाइल है, वो रिमूव हो गया। PbS गैलेना, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ। इसको हिट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbO और सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे यहाँ पे भी वही आएगा, है कि नहीं, बोलिए क्लियर हो रहा है। बस आपको एक या 2 एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जो भी सल्फाइड और रहेगा, जैसे Cu2S है, इसको हमने क्या बोला था, कॉपर ग्लास, इसकी रोस्टिंग कराइए, Cu2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में, सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। बैलेंस है देखिए क्या, यस, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए पहले, तो 2 और 2 4 हो गया, 2 कर दीजिए। कॉपर 4 हो गया तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 2 4 हो गया। सल्फर भी 2 हो गया तो 2 कर दीजिए, 2 2 4 और 4 और 2 6, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 3। चेक कर लीजिए, बैलेंस है, 4 कॉपर, ऑक्सीजन 4 2 6, बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो मेरा सल्फाइड ओर है वो अपने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे, जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा बाद में। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, PTR। पहला पॉइंट टू रिमेंबर क्या है बेटा, कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है वो एक स्पेशली डिजाइंड फर्नेस में कराई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस कहाँ पर कराई जाती है, तो कहाँ पर कराई जाती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग is done in रिवर्बरेटरी फर्नेस। कहाँ पे कराई जाती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्ठी, है कि नहीं। तो कई सारे टाइप्स की मेरे पास मेटलर्जी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फर्नेस यूज़ करते हैं। जैसे कि उनमें से एक है रिवर्बरेटरी फर्नेस, एक और हम पढ़ेंगे आगे ब्लास्ट फर्नेस, है कि नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहाँ पर कराया जाता है, तो ये कराया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। इज इट ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस में जो ओर है उसको हम हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उससे उसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आपने मेटल को हीट किया उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो मेटल क्या हो जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। मेल्ट करके मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में। और जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये जो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ थी ये भी तो वेपर के फॉर्म में निकल रही है कि नहीं, गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में। तो ये क्या करेंगी, मेरी जो मेटल है जो कि अब क्या बन गई है, वेपर बन गई है, उसके साथ ये मिक्स हो जाएंगी और मेरा ओर क्या हो जाएगा, इम्प्योर रह जाएगा। ये सारी इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं होंगी। आई रिपीट, फिर से देखिए कि जब ओर को आपने मान लो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट कर दिया तो ओर क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सारी गैसेस उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएंगी,
डिज़ोल्व हो जाएंगी, और जब डिज़ोल्व हो जाएंगी तो इम्प्योरिटी ओर से रिमूव थोड़ी ना हुई, वो तो ओर के अंदर ही प्रेजेंट है कि नहीं। या फिर हो सकता था वो लिक्विड से वेपर में भी कन्वर्ट हो जाए, तो जो मेटल की वेपर्स है वो क्या होंगी, इन इम्प्योरिटीज़ की वेपर्स के साथ भी मिक्स हो जाएंगी। तो हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे, तो इसी कारण से जो ओर होता है जो ओर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इस लिख भी लो इस पॉइंट को। क्या लिखेंगे, ore is heated below its melting point, because at higher temperature it melts and changes into its liquid state and then in vapor state. Therefore, it mixes with the volatile impurities. वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज के साथ, और हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं। इसी वजह से ओर को हम क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन, इधर भी मैं रब कर देता हूं, ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जब भी आपसे डिफरेंस पूछेगा एग्जाम में तो आप एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में एक तरफ कैल्सिनेशन लिखेंगे और एक तरफ रोस्टिंग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैल्सिनेशन और यहाँ पर रोस्टिंग। तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कराई जाती है और जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो, बोलो क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराई जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज डन in absence of oxygen, is done in absence of oxygen। और यहां पर क्या लिखेंगे, this process is done in
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कैल्सिनेशन प्रोसेस हम किस टाइप के ओर के लिए करते हैं, इट इज डन फॉर द कार्बोनेट ओर, है कि नहीं, और ये किसके लिए करते हैं हम, रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है, तो लिख लेंगे कि कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू their oxide form। नीचे एक एग्जाम्पल लिख देंगे कि ये है कार्बोनेट ओर, और इसकी जब मैंने कैल्सिनेशन कराया तो ये कन्वर्ट हो गया अपने ऑक्साइड ओर में। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, sulfide ores are converted into their oxide form। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पर जरा एग्जाम्पल एक, कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे पीबीएस है, कोई भी आप एक सल्फाइड ओर लिख सकते हो, ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो ये क्या बना लेगा, पीबीओ, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या आया था, 3 आया था, यहाँ पे 2 आया था, 2, और यहाँ पर भी 2। ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये 2 डिफरेंस हम लिखेंगे किसके बीच में, कैल्सिनेशन प्रोसेस के बीच में और रोस्टिंग प्रोसेस के बीच में। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए, क्लियर है। तो इस तरीके से ये मेरी थर्ड स्टेप कंप्लीट हुई, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। कैसे करते हैं, 2 मेथड है, कैल्सिनेशन और दूसरी प्रोसेस क्या है बेटा, रोस्टिंग। याद रखेंगे, आपसे डेफिनेशन पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहाँ पर कराई जाती है, ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ यहाँ पर या ओरली मैं बोलता हूँ, वो सब क्या है, आंसर्स हैं एक्चुअली, है ना। जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको ओरली बोल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर मैं उन सबके यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये हो गया मेरा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप की आगे, ठीक है। अब लेकिन प्यारे बच्चों, फोर्थ स्टेप पे जाने से पहले मैं इसको रब करूं। फोर्थ स्टेप जाने से पहले आपको एक चीज और सीखनी है, एक्चुअली 2 चीजें सीखनी है। एक हमें सीखना है कि फ्लस्क किसे बोलते हैं और दूसरा हमें सीखना है स्लैग किसे बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, छोटी सी डेफिनेशन है। तो देखिए फ्लस्क क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा फ्लस्क किसे बोलते हैं, ठीक है। चौथी जो स्टेप है उसके बाद आप ये मान लो ये थर्ड स्टेप के अंदर ही है, ठीक है। अब हम यहां पर एक छोटी सी हेडिंग डाल लेंगे, फ्लस्क। तो देखो मैंने आपको सिखाया था बेटा कि जो ओर होगा उसके अंदर 2 टाइप की इंप्योरिटीज होंगी, एक वोलाटाइल इंप्योरिटीज और एक नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज। वोलाटाइल इंप्योरिटीज यानी कि फ्यूजिबल इंप्योरिटीज जो आसानी से क्या हो जाएंगी, ओर को हीट करने से रिमूव हो जाएंगी, है कि नहीं। लेकिन ओर के अंदर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब आप उनको कितना भी हीट करो वो अपनी वेपर्स बनाएंगे ही नहीं, तो वो ओर से रिमूव नहीं होंगे, है कि नहीं। अरे भाई कोई चीज मान लो वोलाटाइल है, मतलब उसको गर्म करते हो तो वो आसानी से पिघल जाती है, और पिघलने के बाद क्या बन जाती है, लिक्विड, और लिक्विड से क्या बन जाती है, वेपर। तो जैसे ही उसको तुम गर्म करोगे, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई और फिर वेपर में कन्वर्ट हो गई, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ओर से वो क्या हो जाएगी,
एस्केप कर जाएगी। लेकिन मान लो तुम उसको गर्म करे पड़े हो, बहुत गर्म कर रहे हो, लेकिन वो अपनी वेपर बना ही नहीं रहा है, तो वो ओर से रिमूव नहीं होगा, है कि नहीं। तो ऐसी इंप्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज। क्या बोलेंगे, नॉन फ्यूजिबल। फ्यूजिबल का मतलब होता है जो फ्यूज ना करे। फ्यूज ना करे मतलब मेल्ट ना हो, पता है ना, मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्ट, है कि नहीं, मेल्टिंग कहलाता है। और मेल्टिंग के लिए एक और शब्द हम यूज करते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं, फ्यूजन। ठीक है, तो ऐसी इंप्योरिटीज जो आसानी से मेल्ट ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज। ठीक है, अब नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ओर होगा उसके अंदर एक एडिशनल चीज हम ऐड करेंगे, और उस एडिशनल चीज को हम बोलेंगे फ्लस्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओर के अंदर हम एक एडिशनल चीज ऐड करेंगे, एडिशनल मतलब अलग से ऐड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लस्क। और ये फ्लस्क क्या करेगा, वो जो नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटी है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, वोलाटाइल इंप्योरिटी में। तो वोलाटाइल है तो वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो फ्लस्क ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड, दोज सब्सटेंस विच आर यूज्ड to remove non-volatile impurities, are called फ्लस्क। खूब पूछा जाता है एग्जाम में, फ्लस्क क्या होता है, तो एक लाइन की यही डेफिनेशन लिखना है, ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज किया जाएगा नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्लस्क बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में बेटा हम पढ़ लेंगे दो टाइप के फ्लस्क होते हैं, तो हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ फ्लस्क। टाइप्स ऑफ फ्लस्क कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स। टाइप्स। सबसे पहला एसिडिक फ्लस्क। अगर मेरे ओर के साथ जो नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज हैं वो कैसी हैं, बेसिक है। कैसी हैं, बेसिक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे ओर के साथ जो नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज एसोसिएटेड हैं वो कैसी हैं, बेसिक है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एसिडिक फ्लस्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, इफ द impurity is basic in nature, और एग्जाम्पल क्या होंगे बेसिक इंप्योरिटीज के, तो आपको पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो हमारे लिए क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, CaO, FeO, MnO एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। हम इन 3 से ही काम चलाएंगे क्योंकि ये 3 ही हमारी बुक में दिए हैं। तो अगर इफ द इम्प्योरिटीज बेसिक इन नेचर, और बेसिक इम्प्योरिटीज के एग्जाम्पल क्या होंगे, मेटल के ऑक्साइड जैसे कि CaO, FeO, MnO, देन एसिडिक फ्लस्क इज यूज्ड। एसिडिक फ्लस्क इज यूज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो जरा कैसे रिएक्शन होती है, वही आपको लिख लेना है बस। मान लो मेरे पास जो इम्प्योरिटी है वो है CaO की, है कि नहीं, तो ये क्या है मेरे पास, पहला एग्जाम्पल
नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है। कैसी है? नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है। ये जो इम्प्यूरिटी है बेटा, इसे हीट करके हम नहीं रिमूव कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इसे हीट करोगे तो ये आसानी से अपनी वेपर्स बनाएगा ही नहीं। तो इसको रिमूव करने के लिए इसके अंदर, अच्छा एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल नहीं लिखा क्या? लिख दो यहाँ पे। एसिडिक फ्लक्स हम क्या यूज करेंगे? तो एसिडिक फ्लक्स क्या होंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, जैसे कि FeSiO2 सिलिका, P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अच्छा, ये इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है ना, कैसे? P2O5, क्योंकि ये जो P4O10 है वो P2O5 का क्या होता है? डाइमर होता है। तो कभी कभी आपको किसी बुक में P4O10 लिखा रहेगा, कहीं पर P2O5 लिखा रहेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटी है। इसको रिमूव करने के लिए मैं एसिडिक फ्लक्स का यूज करूंगा। इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम मैं इसका यूज करके बता रहा हूं। तो क्या होगा, इसकी आप सिलिका डाइऑक्साइड मिला करके इसको हीट करोगे, तो जब इसको हीट करोगे तो ये क्या बना लेगा? CaSiO3। इसका नाम होता है कैल्शियम सिलिकेट। नाम भी आप याद रखिए, सिलिकेट। ठीक है, और ये क्या होता है? एक फ्यूजिबल मास होता है। कैसा होता है ये? जो कैल्शियम सिलिकेट है ये फ्यूजिबल है, मतलब ये आसानी से क्या हो सकता है? मेल्ट कर सकता है। तो ये कैसा होता है? फ्यूजिबल होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं लिख देता हूं यहां पे, सर्कुलर ब्रैकेट लगा लेते हैं तो आप एग्जाम, ठीक है, बैकस्लैश करके मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्लैग। आपसे पूछा जाएगा स्लैग क्या होता है? तो देखो, नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटी और फ्लस्क, यहां पे SiO2 किसकी तरीके वर्क कर रहा है? फ्लस्क की तरीके। तो इंप्यूरिटी और फ्लस्क के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है, जो फ्यूजिबल मास बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लैग। आगे लिखेंगे। तो फ्लस्क समझ में आया? ठीक है, तो ये नॉन वोलाटाइल था, ये इसके साथ रिएक्ट करके इसने इसको क्या बना दिया? फ्यूजिबल बना दिया। ठीक है, इंप्यूरिटी और फ्लस्क के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। और एग्जांपल्स देखिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। और एग्जाम्पल्स देखिए। पहला तो ये था CaO, दूसरा मान लो मेरे पास जो था वो FeO था, है कि नहीं? इसको रिमूव करने के लिए मैंने इसमें एसिडिक फ्लक्स का क्या यूज किया? SiO2। दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे CaSiO3 बना था, यहाँ पे FeSiO3 बनेगा। इसका नाम है फेरस सिलिकेट। और ये भी कैसा होगा? फ्यूजिबल होगा। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये फ्लस्क है यहां पर, और ये यहां पर क्या है? इम्प्यूरिटी है, नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है। ठीक है, तीसरा एक और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था MnO का, मैंगनीज ऑक्साइड। सिलिका SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? MnSiO3, मैंगनीज सिलिकेट। ठीक है, ये भी कैसा होगा? फ्यूजिबल होगा। अब चौथा देखो, मान लो मैं एक साथ ही लिख दे रहा हूं ना, और क्या था? FeO MnO। तो जब इनकी रिएक्शन अगर हम यहां पर फ्लस्क क्या यूज करें? P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये सभी अपने क्या बना लेते हैं? फॉस्फेट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फॉस्फेट्स। ठीक है, जैसे कि क्या बनेगा? CaO P4O10 से रिएक्ट करके अपना फॉस्फेट CA3
PO4 होल ट्वाइस बना लेगा। Fe इसके साथ रिएक्ट करके अपना Fe2 PO4 होल थ्राइस बना लेगा। मैंगनीज जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Mn2 PO4 होल थ्राइस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, मैंगनीज फॉस्फेट और फेरस फॉस्फेट, है कि नहीं। अब एक चीज याद रखिए बेटा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और P4O10 रिएक्ट करके क्या बना ले, Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं थॉमस स्लैग। क्या बोलते हैं, थॉमस स्लैग। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा जब आपको आगे पॉइंट टू रिमेंबर लिखाऊंगा। क्लियर है, थॉमस स्लैग आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखा आपने। अब पहले टाइप का और था मेरा एसिडिक और, अब दूसरा क्या है, बेसिक, सॉरी पहले टाइप का फ्लस्क क्या था, एसिडिक फ्लस्क। अब दूसरे टाइप का फ्लस्क डिस्कस करेंगे। इसको मैं रिमूव कर दूं क्या, फिर यहीं पर ऊपर लिखता हूं, आपने लिख लिया होगा। अगर आपको लगता है मैं जल्दी रिमूव करता मिटा देता हूं तो आप वीडियो पॉज करके लिख ले सकते हैं, कि नहीं। तो सेकंड टाइप का जो मेरा फ्लस्क है वो है बेसिक फ्लस्क। ठीक है, अगर मेरी इम्प्यूरिटीज कैसी हों, एसिडिक नेचर की हों, तो इनको रिमूव करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, बेसिक फ्लस्क का, है कि नहीं। तो इफ द इम्प्यूरिटी इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएंगी, वही SiO2 P4O10। अभी तक ये फ्लक्स की तरीके काम कर रहे थे, लेकिन अब ये और में प्रेजेंट होंगे एज अ इम्प्यूरिटी। देन बेसिक फ्लस्क, तो अभी तक बेसिक फ्लस्क क्या हो जाएंगे, CaO, MnO और FeO। मतलब अभी तक ये इम्प्यूरिटी थे तो इनको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज कर रहे थे। अब ये इम्प्यूरिटी है तो इनको रिमूव करने के लिए हम CaO, Mn इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन बेसिक फ्लस्क इज यूज्ड। अब रिएक्शंस भी कैसी होंगी, बिल्कुल वैसी ही होंगी। मैं सारी रिएक्शंस नहीं लिखूंगा, एक ही लिखूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। मान लो मेरे पास इम्प्यूरिटी है क्या, SiO2। अब ये नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं मान लो किसका यूज करता हूं, CaO का यूज करता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रिएक्शन होगी, तो यहां पे CaO किसकी तरीके वर्क कर रहा है, फ्लस्क की तरीके। दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, एक फ्यूजिबल मास बना लेंगे, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, है कि नहीं। लिखने की जरूरत है क्या, कैल्शियम सिलिकेट, इसे क्या बोलेंगे, स्लैग। और ये कैसा होगा, फ्यूजिबल होगा, सभी को पता है। ठीक है, तो फ्लस्क प्यारे बच्चों सभी को समझ में आया। एक है ना, मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए, आप एक ही एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम में आप एक भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, डेफिनेशन याद रखिएगा जरूर से। अब हम इसी में थोड़ा सा एक चीज और लिख लेंगे, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, नीचे लिखता हूँ, आपको दिखाई देगा शायद। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ऊपर लिखूंगा तो क्लियर दिखेगा थोड़ा। लिख तो लिया ही होगा सभी लोगों ने।
अब हम पढ़ेंगे कि स्लैग क्या होता है, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मैंने तो आपको बता ही दिया है कि इम्प्यूरिटी और फ्लस्क के कॉम्बिनेशन से जो फ्यूजिबल मास बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग। तो हेडिंग डाल लो स्लैग, ठीक है। द फ्यूजिबल मास, मास मतलब क्या होता है बेटा, समूह। फ्यूजिबल मास मतलब ऐसा समूह, वो समूह जो आसानी से पिघल जा रहा है ना। द फ्यूजिबल मास फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी and flusk is called slag, ठीक है। नीचे आप एक एग्जाम्पल लिख दोगे, जैसे कि ऐसे लिख दो आप समझने के लिए। एग्जाम्पल को हम लिख चुके हैं कि नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी और फ्लस्क, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, स्लैग बनेगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी और फ्लस्क के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं और यहाँ पहले चलिए ये लिख लेते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट टू रिमेंबर क्या है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो है Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसे हम क्या बोलते हैं, थॉमस स्लैग। तो पहले आपसे पूछ ही लेगा कि थॉमस स्लैग होता क्या है, तो आप बोलोगे Ca3PO4 होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, थॉमस स्लैग बोलते हैं। फिर पूछेगा कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि नहीं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ रहा था तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है Ca3PO4 होल ट्वाइस है ना, इसको हम यूज करते थे एज अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इसको हम फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते थे। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का मतलब जो हमें फॉस्फोरस देगा, है कि नहीं। तो यही क्या था, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। तो हम लिख भी लेंगे कि Ca3PO4 whole twice is called Thomas slag and it is used as phosphatic fertilizer, phosphatic fertilizer during green revolution in India। इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ रहा था तो हम इसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट टू रिमेंबर। दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि देखो जब मेटलर्जी प्रोसेस हम करते हैं तो आपने देखा था कि बहुत सारी क्या होती थी, गैसेस रिमूव हो रही थी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अभी देखेंगे और भी बहुत सारी गैसेस क्या होती है, रिमूव होती रहती है साथ साथ। तो ये जो गैसेस रिमूव होती हैं, इन गैसेस को हम बोलते हैं फ्लू गैसेस, FLUE, है कि नहीं। तो आपसे कभी पूछ ले कि फ्लू गैसेस क्या होती है, तो आप बोलोगे कि मेटलर्जी प्रोसेस में जो गैसेस रिमूव होती है उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लू गैसेस, ठीक है।
तो लिख लो। तो सारी चीजें आप याद रखेंगे, आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है कि नहीं, व्हाट इज फ्लू गैसेस, तो आप क्या बोलोगे कि जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं मेटलर्जी प्रोसेस में उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लू गैसेस। द वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटलर्जी process are called FLUE, जैसे ना दिख रहा हो ढंग से, फ्लू गैसेस। ठीक है, बस इतने पॉइंट्स रिमेंबर हमें लिखने सफिशिएंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारी थर्ड स्टेप भी, है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म बन गया है, अब उससे हम ऑक्सीजन रिमूव करके मेटल को ऑब्टेन करेंगे। किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज इट ओके? तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, आप पढ़ते रहिए, आपको जो चीज़ ना समझ में आए आप वो चीज़ नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको उनका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।